हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। फिजिकल एजुकेशन में कोई फेल नहीं होगा सीरीज हमारी चल रही है। आ चुके हैं हम डे 5 पर। चैप्टर हमारा बच्चों चल रहा है, आप लोगों को पता है, चिल्ड्रन वुमेन इन स्पोर्ट्स। डे 5 हमारा आज है अपना। इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। 7 मार्क्स के चैप्टर है आपको बच्चों। पिछली वीडियो में मतलब डे 4 में हमने बात करी, हमने टॉपिक ये सारे डिस्कस कर लिए, बॉल एक्स, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लॉर्डोसिस, काइफोसिस एंड स्कोलियोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों, ठीक है, क्योंकि ये स्पाइनल से रिलेटेड है तीनों की तीनों, इसलिए इनमें ज्यादा चांसेस रहते हैं। स्पाइनल से रिलेटेड जो पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है वो पर्टिकुलर आ जाता है 3 नंबर का क्वेश्चन। आपको इनके करेक्टिव मेजर भी पता होने चाहिए, कैसे इन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को करेक्ट करा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रह सकता है और इवन पिछले 1-2 साल से एमसीक्यू वाले क्वेश्चन इससे काफी ज्यादा आ रहे हैं। आपके सामने इसका एक स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो काइफोसिस है, लॉर्डोसिस है, स्कोलियोसिस है अपना। और हो सकता है आपसे पोस्चरल डिफॉर्मिटी दिखा के पूछ लिया जाए कि इनको करेक्ट करने के लिए कौन सा करेक्टिव मेजर है। आप एमसीक्यू में से आइडेंटिफाई करो इसका करेक्टिव मेजर है कौन सा। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको बहुत 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 अच्छे से आपको माइंड में बच्चों सेट करके चलना है। आज हमारा है डे 5 और हम लोग डिस्कस करने वाले आज से लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। और अमेजिंग नोट्स के लिए आप हमारी ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ। नेक्स्ट हमारा आता है लॉर्डोसिस। ओके, लॉर्डोसिस क्या होता है अपना ध्यान से लिखते हैं इसको। इसको कहते हैं स्वे बैक एंड होलो बैक। होलो बैक इसका नाम बहुत अच्छा है। देखिए जनरली एक इंसान की जो बैक रहती है उसके अंदर गैप नहीं रहता, ठीक है। ये नॉर्मल स्पाइन है, बैक में गैप नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है बिल्कुल। होलो बैक का मतलब है गैप बहुत ज्यादा आ जाता है। ये गैप कितना सारा क्रिएट हो गया, नॉर्मल है और यहाँ पे होलो बैक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपकी कमर है उसमें थोड़ा सा आगे आ जाती है, ठीक है, तो बैक में गैप बहुत ज्यादा आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को स्पाइनल कॉर्ड का मुड़ जाना, सिंपल भाषा में, तो गैप ज्यादा क्रिएट हो जाता है बैक में, उसको कहते हैं हम लोग होलो बैक या लॉर्डोसिस। पढ़ते एक बार क्या लिखा गया। It is an inward curvature of the spine that increases the forward curve in the labor region. Labor region का मतलब ये वाला एरिया सारा का सारा, ठीक है, इसको labor region कहते हैं हम लोग। स्टमक के आसपास वाला जो रीजन है बैक साइड में, उसको labor region कहते हैं। It create problem with standing and walking. It can be only corrected at early age. भाई ये शुरू में करेक्ट हो सकती है, बाद में करेक्ट नहीं हो पाती बिल्कुल भी। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है लॉर्डोसिस में कि हल्के हल्के जो कर्वेचर है स्पाइनल का वो मुड़ना शुरू हो जाता है, आगे की तरफ मुड़ेगा हल्के 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 हल्के। तो ऐसी कंडीशन में इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा उसके लिए, और उसके लिए चल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग लॉर्डोसिस कह के चलते हैं। ये ध्यान रख के चलना, इसमें स्पाइनल आगे की तरफ मूव होनी शुरू हो जाती है, ये दिक्कत है। सीधी स्पाइन नहीं होगी, आगे की तरफ मूव हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन को लॉर्डोसिस के नाम से जानते हैं। इसको कैसे करेक्ट करें, देखिए मेनली हर एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी को करेक्ट करने के लिए, या ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती इसलिए है क्योंकि हम लोग सही से डाइट नहीं लेते। तो हर एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी में आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना है, डाइट के हर एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट पर ध्यान देना है, क्योंकि किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से आपको ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो सकती है। तो न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, क्लाइंबिंग द स्टेयर्स इन ऑल्टरनेटिव। ओके, क्लाइंब स्टेयर्स चलें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सीढ़ियाँ चलने की कोशिश करें। ऐसा इसलिए है, देखिए इसमें क्या है, आपको मैंने बताया स्पाइनल आगे तरफ झुक रही है, तो आप कोई भी ऐसा काम करें जिसमें आप अपनी बॉडी को सीधा रख पाए, स्ट्रेट रख पाएं। और जब आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आपकी बॉडी पीछे की तरफ रहेगी थोड़ी सी, तो आपको उसको पीछे की तरफ लाना है, क्योंकि आपकी स्पाइन कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ, उसको पीछे की तरफ लेकर आएंगे। सीढ़ियाँ जब चढ़ेंगे तो आपकी स्पाइन हल्के 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 पीछे की तरफ आएगी। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, इरेक्ट पोजीशन में रहें और सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करें। सो ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। उसके बाद ऑल फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज आर डन टू क्योर लॉर्डोसिस। ओके, अब क्या इसके अंदर आपको कोई भी ऐसे एक्सरसाइज करनी है। मैंने आपको बताया स्पाइनल आगे की तरफ आ रही है, ठीक है, आगे की तरफ स्पाइनल आ रही है, ठीक है। अगर मैं ऐसी एक्सरसाइज करूं जिससे मैं आगे की तरफ फॉरवर्ड करूं, ठीक है, तभी ये करेक्ट हो सकती है। इसको सीधा तभी लाया कर सकते हैं। अगर मैं बाय चांस दोबारा से ऐसी बैक साइड वाली एक्सरसाइज करनी शुरू करूं तो ये तो और ज्यादा मुड़ जाएगी। तो मुझे वो एक्सरसाइज करनी है जिसमें मैं फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड स्ट्रेचिंग करूं, आगे की तरफ झुक पाऊं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं इसको करेक्ट कर पाऊं। इस सिचुएशन को हम लोग क्या के चलते हैं, लॉर्डोसिस। ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। आई जस्ट होप सिंपल है अपना। आप ऐसे ही सारे एक्सरसाइज करिए जिसमें आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर पाए, ताकि आप लॉर्डोसिस को करेक्ट कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसका नाम है काइफोसिस। काइफोसिस बहुत सिंपल है और बहुत सिंपल राउंड शोल्डर की तरह ही होती है ऑलमोस्ट, ठीक है, इसलिए इसको राउंड अपर बैक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट मीन्स एन इंक्रीज इन द एक्सग्रेशन ऑफ द बैकवर्ड और पोस्टीरियर कर्व
और डिक्रीज इन द फॉरवर्ड कर्व, इट इज ऑल्सो नोन एज राउंड अपर बैक। तो इसमें क्या होता है, स्पाइनल कोड सीधी रहती है, इसमें स्पाइनल जो है ना पीछे से तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर वाले रीजन से आगे तरफ झुकनी शुरू हो जाती है। ऐसी सिचुएशन को हम लोग काइफोसिस कहते हैं। ऑलमोस्ट ये बिल्कुल राउंड शोल्डर की तरह ही होती है। तो ये और राउंड शोल्डर में अगर आप सेम भी लिखते हैं काफ़ी हद तक तब भी चल जाएगा। कुछ बुक्स में काइफोसिस के ब्रैकेट में ही राउंड शोल्डर लिख दिया गया, अलग से एक्सप्लेन भी नहीं करा गया। तो ये ऑलमोस्ट बिल्कुल राउंड शोल्डर की तरह ही रहती है। ठीक है, इसके करेक्टिव मेजर है, सबसे पहले पिलो यूज़ करें, ठीक है, अपनी बैक की साइड में। ऐसा इसलिए कहा गया, पिलो अंडर योर बैक। देखो अगर आप यहाँ पर पिलो रख के सोते हैं, ठीक है, तो आपका ये वाला एरिया ऑब्वियस ही बात है बेड के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आएगा। ठीक है, इस एरिया जो आगे बढ़ रहा है वो एरिया कहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा पीछे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने बैक पे पिलो रख दिया यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, इसके करेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बैक पर पिलो रख के सोइए, चांसेस जाएंगे इसको करेक्ट करने का। दूसरा, सिटिंग शुड बी डन इन अ प्रॉपर मैनर। सही पोजीशन में बैठे, करेक्ट पोस्चर के साथ बैठे, गलत पोस्चर के साथ बिल्कुल ना बैठे, ये ध्यान रख के चलना। हमेशा झुक के नहीं बैठना, सीधे ही बैठना, इरेक्ट पोजीशन में बैठना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और तीसरा, बेंड योर हेड इन अ बैकवर्ड पोजीशन। अपने सिर को पीछे की तरफ लेके जाओ। कोई भी ऐसे एक्सरसाइज परफॉर्म करो जिसमें आपका जो सिर है, क्योंकि ये झुक रहा है आगे, इसको पीछे की तरफ लेके जा सके आप। तो बेंड योर हेड इन अ बैकवर्ड पोजीशन, पीछे की तरफ लेकर जाएं ताकि ये जल्दी से जल्दी करेक्ट करा जा सके। ध्यान रखेंगे इस बात को। और उसके बाद लास्ट हमारा इसी में पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, उसका कहते हैं, हम कहते हैं स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस का मतलब है स्पाइनल कोड का लेटरल रीजन में राइट या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज अ डिसऑर्डर caused by abnormal curve of the spine or backbone on the front side. In this case, the curve deviate to the side. It is more common in girls than boys. तो स्कोलियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके स्पाइनल कोड जो है वो सीधे ना होके, इरेक्ट ना होके, या तो राइट में या लेफ्ट में झुकनी शुरू हो जाती है। ऐसी कंडीशन को हम लोग स्कोलियोसिस कहते हैं। और जब स्कोलियोसिस वाले इंसान से आप टैकल करेंगे तो आप देखेंगे उनका एक कंधा और दूसरे कंधे बिल्कुल बराबर नहीं रहते, ये डिस्टेंस रहता है। वो कुछ इस टाइप के आपको नजर आएंगे जिसमें राइट और लेफ्ट शोल्डर के बीच में आपको थोड़ा सा गैप नजर आएगा। और बहुत कॉमन होता है, खासकर गर्ल्स में ज़्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू बॉयज में। इसको स्कोलियोसिस कहा जाता है। तो इसमें हमारी जो स्पाइनल है वो तो या तो अगर बैकवर्ड रीजन से देखें या लेटरल रीजन से देखें हम लोग, तो या तो राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ बेंड होती हुई नजर आएगी। ऐसी बीमारी को हम लोग क्या क्या चलते हैं, स्कोलियोसिस। तो मैंने आपको बताया इसके अंदर जो शोल्डर है वो दोनों शोल्डर के बीच में क्या आ जाता है, डिस्टेंस दिखता है आपको कि भैया गैप है, राइट और लेफ्ट दोनों सेम लाइन में नहीं है, अलग अलग लाइन में। इसको कैसे करेक्ट करें, इसको सबसे अच्छा करेक्ट करने का तरीका है स्विमिंग करना, और वो भी ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक के थ्रू। ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक का मतलब आपको पता ही है, बहुत कॉमन टेक्निक है स्विमिंग की। इसमें हम लोग जो है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक। तो कोशिश करते हैं पानी को यहाँ से करेक्ट। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना इस बात को, हम लोग ध्यान दे रहे हैं इस तरफ सारा का सारा, हमारी स्पाइनल सीधी है अपना, हम उसको ऐसे करके करेक्ट कर रहे हैं। जब ऐसे करके करेक्ट करेंगे तो जो गैप है दोनों के दोनों शोल्डर्स में, वो गैप होना दूर हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, और इससे हमारी स्पाइन सीधी होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। दूसरा, परफॉर्म द बेंडिंग एक्सरसाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सी शेप कर्व। अब देखिए जिस साइड भी आपका सी शेप कर्व है उसके अपोजिट साइड वाली एक्सरसाइज करो ठीक करने के लिए। मान लीजिए ये आपकी स्पाइन करेक्ट आ रही है, या तो राइट की तरफ जाएगी या लेफ्ट की तरफ जाएगी। अपना जिस साइड बेंट है उससे अपोजिट साइड आप एक्सरसाइज करो ताकि आप उसको करेक्ट कर पाए। अगर आपका ये टुवर्ड्स राइट है, ठीक है, तो ऐसी एक्सरसाइज करो जो उसको कहाँ लेके जाए, टुवर्ड्स लेफ्ट लेके जाए, ताकि ये इरेक्ट पोजीशन में आ सके। ठीक है, उसके बाद अ जनरल स्पाइनल एक्सरसाइज ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन एंड साइडवेज फ्लेक्शन। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन ये आपको पता ही है बहुत इजीली अपना। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एंगल को रिमूव करना, एंगल को बढ़ाना, ठीक है, उसके बाद एक्सटेंशन, एंगल बढ़ाना घटाना, ये सब आपने पढ़ा है ऑलरेडी, क्लास 11th में पढ़ा है। ऐसे एक्सरसाइज करने से भी इसको करेक्ट करा जा सकता है। तो एक सही प्रकार की एक्सरसाइज करेंगे तो ये जल्दी से करेक्ट हो सकती है। इसको कहते हैं हम लोग स्कोलियोसिस। अच्छा है, ध्यान से करेंगे। ठीक है, और अगर पहली बात तो मैंने बताया ये 3 नंबर से ऊपर की डेफिनेशन में आएगी नहीं। ठीक है, 3 नंबर की अगर डेफिनेशन में आती है तो 1 नंबर का मीनिंग है। ठीक है, अगर आप इसका कर्व बना पाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्व के अपने नंबर हैं, ध्यान रख के चलना। और अगर किसी भी चीज के रीजन पूछें तो मैं आपको कुछ कॉमन रीजन बताता हूं कि कोई भी पोस्चरल डिफॉर्मिटी के रीजन क्या है, क्यों होते हैं पोस्चरल डिफॉर्मिटी। उनमें सबसे कॉमन रीजन, ध्यान रखना इस बात को, हर एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी का सबसे बड़ा कॉज पहला आता है जेनेटिक्स, मतलब जीन्स में है, पेरेंट्स से ट्रांसफर हुई है, पॉसिबल है, हो सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। दूसरा, इम्प्रॉपर डाइट, आप सही से खाना नहीं खाते, इस वजह से भी ये पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो सकती है।
तो कॉजेज सबसे सिंपल लिखो, ऐसे कॉज लिखो जो सब में लिखा जा सकता है और बहुत ईजिली आप उसको आंसर भी कर सकते हैं। करेक्टिव मेजर आपको देने पड़ेंगे, करेक्टिव मेजर सबके अलग अलग है, सेम नहीं हो सकते, करेक्ट करना है सबके अलग अलग ही होंगे, लेकिन हाँ जो कॉजेज हैं वो सबके सेम हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हेरिडिटी या जेनेटिक्स के थ्रू ट्रांसफर होती हैं और दूसरी इम्प्रॉपर डाइट की वजह से आपको बहुत सारी पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो सकती है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे तो बहुत ईजी रहेगा आप लोगों के लिए, ऐसे ही हमेशा याद रखें।